चलो जी बेटे, करते हैं आज की क्लास को शुरुआत। आज की क्लास में जैसा कि मैं आप लोगों को एक टॉपिक डिस्कस करवा रहा हूं जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पर आज हमारा बेटा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में बेसिक बातें बताई। ये देखिएगा, मैंने आपके साथ लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था कि 10+1 अकाउंटेंसी में इंट्रोडक्शन करने के बाद सबसे पहले हम बच्चों को बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स इस टॉपिक के साथ स्टार्ट करवाते हैं बेटा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें से ओनली 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन ही ऑलमोस्ट केस में आप लोगों के एग्जाम पेपर में आते हैं। लेकिन इस बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के टॉपिक में जो वर्ड्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, मैं पूरा अकाउंटिंग का जो सिलेबस आप लोगों को डिस्कस आपके साथ जो करने वाला हूं, उनमें इन बेसिक अकाउंटिंग वर्ड्स का बेटा अपना एक रोल है। तो भाई सबसे पहले मेरे को आपको अकाउंटिंग में यूज होने वाले इन सारे वर्ड्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और जब ये वर्ड्स एक्सप्लेन हो जाएंगे उसके बाद मैं फिर आपके साथ अकाउंटिंग के प्रैक्टिकल चैप्टर्स जो हैं उनको स्टार्ट करने वाला हूं। तो आज की जो मेरी क्लास है उसमें मैं आपके साथ जो बेसिक वर्ड्स मैं बताने वाला हूं, मैंने आप लोगों के लिए चैप्टर के लिए मैं एक चीज बता दूं कि मैंने एक तो आप लोगों को एक बुक इशू की थी। यहाँ एक आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक बुक है मेरे पास। ये जो बुक है इसमें बेटा मैंने आप लोगों को ये जो बेसिक अकाउंटिंग वर्ड्स जितने भी आपके अकाउंट्स में वर्ड यूज होंगे उससे रिलेटेड एक पूरी टेबल बना के दी। और आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सबसे पहला जो वर्ड आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स इटसेल्फ क्या है। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया इसके रिगार्डिंग बेटा मैंने आप लोगों को एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पीपीटी बना के लिख लिया हुआ है, और उससे मैं आपको डेली रूटीन में पढ़ा रहा हूं। वहां मैंने हर एक बात को कवर किया है। तो आपके पढ़ने के लिए मैंने आपको ये बुक बनाकर दे दी, एक्सप्लेनेशन करने के लिए, मेरी क्लास करने के लिए मैं पीपीटी का यूज कर रहा हूँ। मैंने उसमें अभी तक आपको बिजनेस अकाउंटिंग टर्म्स बता दिया, मैंने आपको बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होगा वो बता दिया, बिजनेस ट्रांजैक्शन के जो एग्जांपल्स हैं वो बता दिए। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो मैंने पीपीटी बनाई है वो इन चैप्टर के डाटा को बेस बना के ही बनाई है, थोड़ा इफेक्टिव वे से समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने आपको बिजनेस ट्रांजैक्शन बता दिया। बिजनेस ट्रांजैक्शन बताने के बाद अगर आप चेक करेंगे बेटा अपनी बुक के अकॉर्डिंग, तो मैंने आपको एक वर्ड आता है इवेंट, उसके बारे में लास्ट क्लास में करवा दिया था कि ट्रांजैक्शन जब आप करेंगे तो उनसे जो आने वाला रिजल्ट है उसको इवेंट बोलेंगे। इवेंट के बाद मैंने आप लोगों को बता दिया अकाउंट क्या होता है। ये मैंने आपको बता दिया था कि किसी भी पर्टिकुलर थिंग या एसेट का जो अकाउंट बनेगा या किसी भी एक्सपेंस या इनकम, हर एक पॉइंट का इंडिविजुअल बैलेंस निकालने के लिए हमें उसका अकाउंट जो है वो जनरेट करना पड़ता है। मैंने लास्ट क्लास में आपको कैपिटल वर्ड के बारे में बताया था कि कैपिटल क्या है, और लास्ट क्लास में मैंने आपको ड्राइंग्स ये बता दिया था कि ड्राइंग्स आप किसे बोलेंगे। ये सब बातें बेटा मैंने आपको लास्ट क्लास में करवा दी। आज की जो मेरी क्लास है ड्राइंग्स के बाद, हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था लाइबिलिटीज पर, तो आज की जो मेरी क्लास है वो लाइबिलिटीज के साथ स्टार्ट होगी। मैं आपको बताऊंगा लाइबिलिटीज क्या है, लाइबिलिटीज के टाइप्स क्या होंगे। लाइबिलिटीज के बाद फिर मैं आऊंगा आपके साथ एसेट्स पर। तो भाई मैं आपके साथ स्क्रीन पर लेकर आ रहा हूं एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अगर आप देखेंगे एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मैंने स्क्रीन पर आपके लिए ली है, और अगर आप इसको देखेंगे इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को, तो इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में मैंने आप लोगों को बेसिक वर्ड सारे के सारे बताए हैं। ये देखिएगा, यहाँ अगर आप चेक करें बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स मैंने करवा दिया, बिजनेस ट्रांजेक्शन मैंने करवा दिया, उसके एग्जाम्पल मैंने करवा दिए, इवेंट मैंने करवा दिया, इवेंट को मैंने इलेबोरेट किया था एग्जाम्पल देकर, मीनिंग ऑफ अकाउंट मैंने करवा दिया, मीनिंग ऑफ कैपिटल मैंने करवा दिया, मीनिंग ऑफ ड्राइंग्स, अमाउंट अगर आप बिजनेस से विड्रॉ कर लेंगे पर्सनल यूज के लिए उसको ड्राइंग्स बोलेंगे। और उसके बाद अब आता है नाम लायबिलिटीज का। तो आज की जो मेरी क्लास स्टार्ट हो रही है वो लायबिलिटीज वर्ड के साथ स्टार्ट हो रही है। तो बेटा बिजनेस में आपको मैं बता दूं लायबिलिटी वर्ड का क्या मीनिंग है। आप जब बिजनेस करेंगे तो देखो बिजनेस का जो ओनर है अगर खुद अमाउंट इन्वेस्ट करेगा उसे हम लोग नाम देते हैं कैपिटल। लेकिन बेटे मैं आपको बता दूं बिजनेस का ओनर जो अमाउंट इन्वेस्ट करेगा उसे हम लोग नाम देंगे कैपिटल। लेकिन अकेला कैपिटल लगा करके आप बिजनेस को एक बड़े लेवल तक एक्सपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास बिजनेस में लगाने के लिए एक लिमिटेड कैपिटल है। उस लिमिटेड अमाउंट को जितना आपके पास था सब आपने लगा दिया, उससे जब आप बिजनेस को करेंगे
उसके बाद आप चाहेंगे कि बिजनेस को एक्सपेंड किया जाए, तो भाई बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए फर्दर फिर आप क्या करेंगे, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए फर्दर आपको और एडिशनल अमाउंट की जरूरत होगी। अब जितना आपके पास था वो तो आपने लगा दिया एज अ कैपिटल, लेकिन अब आउटसाइडर पर्सन से कुछ पैसा उधार लेकर अगर आप बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे ताकि बिजनेस की ग्रोथ हो, तो आउटसाइडर्स का जो अमाउंट आपके बिजनेस में होगा इन्वेस्ट, उसे आप नाम देते हैं बेटे लाइबिलिटीज। अगर मैं वर्ड यूज करूं लाइबिलिटी, तो आप देखिए क्या लिखा है, लाइबिलिटी इज द अमाउंट विच द बिजनेस ओज टू द आउटसाइडर। वो पैसा जो हमने आउटसाइडर से उधार लेकर बिजनेस में इन्वेस्ट किया, उसे आप नाम देंगे बेटे लाइबिलिटीज। इन अदर वर्ड्स द अमाउंट ऑफ ऑल क्लेम बिसाइड द ओनर, मतलब बिजनेस में जो पैसा ओनर्स के अलावा किसी और पर्सन ने लगा दिया, उसे हम लोग नाम देने वाले हैं लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए हमने एक इक्वेशन बना रखी है स्क्रीन पर, लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। बेटे मैंने आपको पहले भी बताया था कैपिटल के टाइम पर भी, प्रैक्टिकली अगर मैं बताऊं एक अमाउंट बिजनेस में जो लगता है वो लगता है कैपिटल का, एक लगता है आउटसाइडर जो लगाएंगे वो लगता है लाइबिलिटी। अब कैपिटल प्लस लाइबिलिटी जब दोनों को ऐड कर दिया जाएगा तो बनती हैं एसेट्स, यानी जो पैसा ओनर ने लगा दिया वो कैपिटल, जो आउटसाइडर्स ने लगा दिया वो लाइबिलिटीज, और दोनों को ऐड करके जो अमाउंट बनेगा उसे हम लोग क्या नाम देंगे बेटे, एसेट्स। तो कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स, ये बनेगा। तो भाई एसेट का जो अमाउंट है, इसी इक्वेशन को आप उल्टा पुल्टा कर दें लाइबिलिटीज कैलकुलेट करने के लिए, तो लाइबिलिटीज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एसेट्स में से अगर आप कैपिटल का अमाउंट लेस कर दें तो जो अमाउंट निकल कर आएगा उसे आप नाम देते हैं बेटे कैपिटल। चलो कैपिटल सॉरी लाइबिलिटीज। उसके बाद अगर एग्जाम्पल की बात करें कि लाइबिलिटीज के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, तो भाई मैं बता दूं लाइबिलिटीज के एग्जाम्पल में एक सबसे पहला वर्ड आता है क्रेडिटर्स। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं एक वर्ड मैंने लिखा है क्रेडिटर्स। आप अपनी नोटबुक में क्रेडिटर्स इज इक्वल टू सप्लायर्स ऐसा लिख सकते हैं। बेटा क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जनरली जो कि आपकी गुड्स के सप्लायर हैं, वो सप्लायर जिन्होंने गुड्स की डिलीवरी आपको दी है उसे हम लोग बोलेंगे क्रेडिटर्स। अब वो सप्लायर जिन्होंने उधार में आपको गुड्स की डिलीवरी दे दी, वो सप्लायर जिन्होंने उधार में आपको गुड्स की डिलीवरी दे दी है, और वो सप्लायर जो आपको गुड्स की डिलीवरी देने के बाद आपसे आफ्टर अ फ्यू टाइम आपसे पेमेंट लेंगे, तो जिन लोगों ने आपको उधार में स्टॉक दे दिया वो आपके बन गए क्रेडिटर, और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बन गया लायबिलिटी। इसी तरह से एक एग्जांपल मैंने लिखा बैंक ओवरड्राफ्ट। मैं आपको बता दूं बैंक में बेटा जितना पैसा आपका डिपॉजिट होता है, जनरली क्या होता है एक बिजनेसमैन जब बिजनेस करेगा तो बैंक में अपना अकाउंट जनरली ओपन करवाएगा। अब उसमें क्या होता है कि जो पैसा आप डिपॉजिट करेंगे उतना आप विड्रॉ कर लेते हैं, डिपॉजिट विड्रॉवल चलता रहता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बेटा कई ऐसे टाइम आते हैं कि जिसमें आपके बिजनेस को कैश की रिक्वायरमेंट होती है लेकिन आपका बैंक बैलेंस उतना नहीं होता है। तो ऐसी सिचुएशंस के लिए बिजनेसमैन अपने बैंक से टाई अप करके अपनी कैश क्रेडिट लिमिट बनवाता है, सीसी लिमिट उसको बोलते हैं। अगर आपके पेरेंट्स बिजनेसमैन है तो आप पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय सीसी लिमिट। कैश क्रेडिट लिमिट बैंक की होती है, बैंक अपने बिजनेस के लिए अलाउ करेगा। उसमें क्या रहता है कि जितना पैसा आपका बैंक में डिपॉजिट है एक टाइम पीरियड के लिए चाहें तो आप बैंक से उससे ज्यादा अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं, तो उसे हम लोग नाम देते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर बैंक में डिपॉजिट अमाउंट से ज्यादा आप विड्रॉ कर लें तो उसे अपन लोग अपने अकाउंट्स की लैंग्वेज में नाम देंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। इसी तरह से एक पॉइंट आता है बैंक लोन। बैंक लोन का मतलब अगर आपने बैंक से पैसा उधार लिया, लोन लिया जिसको किश्तों में आपने बाद में बैंक को डिपॉजिट करना है। आप बोलेंगे सर बैंक लोन में और बैंक ओवरड्राफ्ट में क्या फर्क है? बेटा बैंक लोन जब आपने ले लिया तो उसका पेमेंट आपको धीरे धीरे करके किश्तों में ही चुकाना है, वो होता है जी बैंक लोन। हाँ बैंक लोन। लेकिन जो बैंक ओवरड्राफ्ट है जनरली वो टेम्परेरी पीरियड के लिए होता है। मैं ये भी बता दूं बैंक लोन जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा, जबकि बैंक ओवरड्राफ्ट जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो बैंक लोन या बैंक ओवरड्राफ्ट दो अलग अलग चीजें हैं। बैंक लोन लॉन्ग टर्म के लिए है, बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म के लिए है। चलो इसके अलावा अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो बैंक लोन और बैंक ओवरड्राफ्ट के अलावा यहां मेरे पास एक एग्जांपल और है आउटस्टैंडिंग सैलरी। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स और हैं जो लायबिलिटीज में आएंगे।
सैलरी आउटस्टैंडिंग का मतलब कि अगर किसी वर्कर से आपने काम करवा लिया लेकिन उसका सैलरी अमाउंट अभी तक पे नहीं किया है, दैट मीन्स वो आपके लिए बन जाएगा लाइबिलिटीज। क्योंकि वर्कर से आपने काम करवा लिया लेकिन आपने पेमेंट नहीं किया तो वो बन जाएगा आपके लिए लाइबिलिटीज। तो मैंने बताया कि बिजनेस में ओनर के अलावा जो आउटसाइडर्स पर्सन का पैसा इन्वेस्ट होगा टेम्परेरी पीरियड के लिए या लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, उसे हम लोग नाम दे देंगे लाइबिलिटीज। लेकिन अगर मैं स्क्रीन पर आपके साथ लूं तो ये देखिएगा टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज मैंने बना दिया। आप देखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। एक हमारे पास है करंट लाइबिलिटीज, एक हमारे पास है नॉन करंट लाइबिलिटीज। आप बोलेंगे सर दोनों में क्या डिफरेंस है? बेटा करंट लाइबिलिटी जो होती है वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होती है और नॉन करंट का नाम आप रख सकते हो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, जो कि एक लॉन्ग टर्म के लिए लिया गया। सीधी बात क्या है भाई, आपने किसी से अमाउंट उधार लिया और आपको वो अमाउंट अगर शॉर्ट टर्म पीरियड में ही चुकाना हो तो वो बनती है करंट लाइबिलिटी, और अगर आपको वो पेमेंट लॉन्ग टर्म में चुकाना हो तो उसे हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। जनरली शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म को डिफाइन करने के लिए एक पीरियड दिया गया 12 मंथ्स। मतलब ये कि अगर किसी लाइबिलिटी का पेमेंट आपको विद इन 12 मंथ्स करना हो तो उसे हम लोग नाम देते हैं बेटे शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी का या करंट लाइबिलिटी का। और अगर कोई लाइबिलिटी जिसका पेमेंट हमें आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड करना हो उसे हम लोग नाम देते हैं बेटे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज का। अगर मैं बताऊं करंट लाइबिलिटी वेरी, यानी कि देखो इसमें लिखा करंट लाइबिलिटीज और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज आर दोस लाइबिलिटीज विच आर पेबल विद इन अ ईयर। वो लाइबिलिटी जिनका पेमेंट विद इन अ ईयर हमें करना हो उसे हम लोग नाम देंगे शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। इट इंक्लूड्स द बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी या करंट लाइबिलिटी में क्या क्या इंक्लूड होगा तो मैंने बताया क्रेडिटर्स इंक्लूड होंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्लूड होगा या बैंक लोन, शॉर्ट टर्म लोन, ये सब जो है बैंक शॉर्ट टर्म लोन हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, है ना। अपन ने क्रेडिटर से पेमेंट ले लिया। बिल्स पेबल एक वर्ड आप यूज करेंगे, बिल्स पेबल क्रेडिटर का ही दूसरा नाम, एक बार के लिए आप समझ सकते हो। तो ये सब लाइबिलिटी जिनका पेमेंट हमें विद इन 12 मंथ्स करना हो सब हमारे लिए होंगी बेटा करंट लाइबिलिटी, या आप इसे नाम दे सकते हैं शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। दूसरा मेरे पास है नॉन करंट लाइबिलिटी। बेटे नॉन करंट लाइबिलिटी जो वर्ड है अगर मैं डिफाइन करूं तो हैज बीन डिफाइंड एज अ नेगेटिव सेंस। अगर मैं नॉन करंट लाइबिलिटी को नेगेटिव सेंस में डिफाइन करूं तो नॉन करंट लाइबिलिटीज आर दोज लाइबिलिटीज विच आर नॉट करंट लाइबिलिटीज। सीधी सी बात है, जो करंट लाइबिलिटीज नहीं है लेकिन वो लाइबिलिटी है तो कौन सी होगी? नॉन करंट होगी। मतलब जिसका पेमेंट हमें आफ्टर 12 मंथ्स करना हो उसे हम लोग नाम देंगे नॉन करंट लाइबिलिटी। आमतौर पर क्या रहता है बेटा, नॉन करंट लाइबिलिटी का सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या हो सकता है? तो यहां मैंने इसमें रखा डिबेंचर, इसमें रखा मैंने बैंक लोन, इसमें रखा मैंने अदर लॉन्ग टर्म एडवांसेस या टर्म लोन। अब बोलेंगे ये डिबेंचर वर्ड क्या है? बेटा कंपनी को जब लोन की जरूरत होती है तो कंपनी जो है पब्लिक को डिबेंचर इशू करती है और जिसके बदले में पब्लिक जो है कंपनी को लोन दे देगी और उस लोन के ऊपर कंपनी फिर पब्लिक को देती है इंटरेस्ट। और एक लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए कंपनी जो है पब्लिक का पैसा यूज करेगी और उसके बदले में पब्लिक को देगी इंटरेस्ट, एंड आफ्टर द पर्टिकुलर पीरियड कंपनी जो है पब्लिक का पैसा लौटा देगी। फिर से समझ लें, कंपनी को अगर अमाउंट की जरूरत है तो कंपनी बैंक से लोन ना लेकर के पब्लिक से लोन ले सकती है। इसके लिए कंपनी जो है पब्लिक को इशू करती है डिबेंचर्स, जिसके बदले में डिबेंचर इशू करने के बदले में पब्लिक जो है वो हमें पेमेंट दे देगी। उस पेमेंट के रिगार्डिंग हम बैंक को क्या देने वाले हैं? इंटरेस्ट। और उस इंटरेस्ट पेड का जो अमाउंट होगा, बेसिकली बता दूं, जो इंटरेस्ट पेड होगा वो कंपनी का एक्सपेंस हो जाएगा बाद में। तो हमारे पास अगर मैं यहां बात करूं दो तरह की लाइबिलिटी है, एक है करंट लाइबिलिटी, एक है नॉन करंट लाइबिलिटी। अगर किसी भी लाइबिलिटी का पेमेंट विद इन 12 मंथ्स करना हो तो आप लिखेंगे करंट लाइबिलिटी। अगर किसी भी लाइबिलिटी का पेमेंट आफ्टर 12 मंथ्स करना हो लॉन्ग टर्म में तो उसे हम लोग नाम दे देंगे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। दो तरह की लाइबिलिटीज मैंने आपको बता दी। लाइबिलिटीज आने के बाद देखो अभी तक मैं अगर बताऊं तो मैंने एक वर्ड सॉलिड जो वर्ड बताया कैपिटल, और एक वर्ड मैंने बताया लाइबिलिटी। कैपिटल वो अमाउंट है जो बिजनेस के ओनर्स ने लगा दिया, लाइबिलिटीज वो है जो हमने आउटसाइडर से ले लिया। अब बिजनेस का ओनर भी पैसे ला करके बिजनेस को दे रहा है, लाइबिलिटीज वाला भी पैसा हम बिजनेस को ला कर दे रहे हैं।
इतने सारे अमाउंट का बिजनेस करेगा क्या? वो सारा अमाउंट जो ओनर ने लगा दिया, आउटसाइडर से भी ले लिया, उस सारे अमाउंट का हम करेंगे क्या? तो भाई उस सारे अमाउंट से हम परचेज करना स्टार्ट करेंगे एसेट्स। तो आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर एक वर्ड मैंने आपको बताना स्टार्ट किया है, एसेट्स। ये तीनों वर्ड, कैपिटल, लायबिलिटीज और एसेट, बेटा ये तीनों वर्ड ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक चैप्टर मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगा अकाउंटिंग इक्वेशन, वो पूरा का पूरा चैप्टर इन तीन वर्ड पर ही बेस करता है। एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल, इन्हीं पर बेस करेगा। तो भाई अगर मैं बात करूं मीनिंग ऑफ एसेट्स की, तो इसमें लिखा एनीथिंग विच इज इन द पोजेशन और विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस इंटरप्राइज इंक्लूडिंग द अमाउंट ड्यू फ्रॉम अदर्स आर कॉल्ड एसेट्स। वो सब कुछ, वो सारी चीजें जो हमारे बिजनेस के पोजेशन में हैं, उनको हम एसेट्स का नाम देते हैं। वो सारी चीजें जिनके ऊपर हमारे बिजनेस का राइट है, उन्हें हम एसेट्स नाम देंगे। उसमें आपकी जितनी प्रॉपर्टी है, जितनी थिंग्स आपके पास हैं, या अगर आपने किसी से अमाउंट लेना है, लाइक डेटर्स, अगर किसी से अमाउंट लेना है, वो भी आपकी एसेट। जो चीज आपके पोजेशन में है, जो थिंग या कोई प्रॉपर्टी, वो सब आपके लिए एसेट्स का जो है वो काम करने वाली है। अगर मैं बात करूं इन अदर वर्ड्स, एनीथिंग विच इज अनेबल टू बिजनेस इंटरप्राइज टू गेट कैश और बेनिफिट इन द फ्यूचर इज एन एसेट। वो सब चीजें जिनको यूज करके बिजनेस को बेनिफिट होने वाला है, जिससे बिजनेस को फायदा होने वाला है, वो सब हमारे लिए क्या होती है? एसेट्स होती हैं। और एसेट्स की कैटेगरी में क्या क्या इंक्लूड है? कैश, बैंक बैलेंस, स्टॉक, फर्नीचर, लैंड बिल्डिंग, बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल के बाद मैंने लिखा है अमाउंट ओइंग फ्रॉम डेटर्स, मतलब जो पैसा हमने लोगों को उधार दे रखा है, गुड्स उधार दे रखा है, उनसे पैसे लेने हैं, वो भी हमारे लिए क्या हो गई? एसेट्स। मतलब कैपिटल का पैसा और लायबिलिटीज का पैसा जहां हमने कर दिया ब्लॉक, उसे हम लोग नाम देने वाले हैं बेटे एसेट्स। तो एसेट्स बेसिकली अगर वर्ड में बताऊं, तो एसेट वर्ड उन सब थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है जो थिंग्स आपके बिजनेस की पोजीशन में होंगी, उन्हें हम लोग नाम देने वाले हैं बेटे एसेट्स। चलो, अगर हम लोग बात करें एसेट्स के टाइप्स को लेकर, तो भाई एसेट्स आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। एसेट्स को इन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाएगा। पहली कैटेगरी हमारे पास है नॉन करंट एसेट की, और उसके बाद आएंगी करंट एसेट्स और फर्दर कैटेगरीज। तो भाई मैं अगर आपको बताऊं एसेट्स की जो पहली कैटेगरी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इसका फॉन्ट थोड़ा छोटा है, बट आपकी बुक में ये पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा। मैं आपको बता दूं एसेट्स की जो बात है, उसमें सबसे पहला नाम आता है बेटा नॉन करंट एसेट्स का। आप नॉन करंट एसेट्स को लॉन्ग टर्म एसेट भी बोल सकते हैं। नॉन करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर नॉट करंट एसेट। आप सिंपल भाषा में कह दें तो भाई एसेट जिनको हमने परचेज कर लिया लॉन्ग टर्म यूज करने के लिए, जिनको हम रीसेल करने के मोटिव से परचेज नहीं करते हैं, उसे हम लोग नाम देंगे नॉन करंट एसेट। जिन एसेट्स को मैं खरीद कर लाता हूं, रीसेल करने के पर्पज से मैंने बिल्कुल भी नहीं खरीदा, उसे हम लोग नॉन करंट एसेट का नाम देते हैं। जैसे अगर आप एक बिजनेस चलाएंगे, तो बिजनेस में आपने अपने यूज करने के लिए जो फर्नीचर परचेज किया, क्या आपका मोटिव उसको रीसेल करने का था? नहीं था ना। तो अगर आपका मोटिव रीसेल करने का नहीं था, तो वो आपके लिए नॉन करंट एसेट है। आप बोले सर अगर मैं फर्नीचर डीलर हूं, तो भाई फर्नीचर डीलर अगर आप फर्नीचर लेकर आते हैं रीसेल पर्पज से, तो वो आपके लिए फिक्स्ड एसेट नहीं होगा या नॉन करंट एसेट नहीं होगा। जिसको आपने, क्योंकि अगर आप फर्नीचर डीलर हैं और आप फर्नीचर लेकर आते हैं रीसेल करने के लिए, तो फर्नीचर आपके लिए फर्नीचर नहीं है, फर्नीचर को आप नाम दे दोगे स्टॉक। मैं बात कर रहा हूं जिसको आप अपने नाम से बोले ये हमारा फर्नीचर है, फर्नीचर जिसको आप यूज करने के लिए लेकर आए हैं, उसे हम लोग नाम देंगे फर्नीचर। वो लैंड एंड बिल्डिंग जिसमें आप अपना बिजनेस करते हैं, वो प्लांट एंड मशीनरी जिसको यूज करके आप अपने बिजनेस में प्रोडक्शन करते हैं, जिनको आपने रीसेल पर्पज से परचेज ही नहीं किया, उसे हम लोग नाम देते हैं बेटा नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स को कुछ लोग फिक्स्ड एसेट्स भी बोलते हैं, क्योंकि एक बार लगा दिया उसको वापस से रीसेल करना नहीं है। कुछ लोग इसको नॉन करंट एसेट भी बोलते हैं। तो आप नॉन करंट एसेट बोलें, आप फिक्स्ड एसेट बोलें, या आप इसको लॉन्ग टर्म एसेट बोलें, तीनों का मतलब एक ही है। इसके एग्जांपल्स में मैंने लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कंप्यूटर, मोटर व्हीकल, ये सब चीजें हैं। अब बोलेंगे सर एक टाइम के बाद पुरानी हो गई हम बेच देते हैं। भाई जब खरीद कर लाए थे तब आपका मोटिव नहीं था सेल करने का। जब पुरानी हो गई, डेड यूज में नहीं है,
अब आपको नई खरीदनी है यूज में लाने के लिए, तो वो एक अलग चीज हो गई ना, वो एक अलग चीज हो गई। अभी तो हम लोग बात करेंगे नॉन करंट एसेट, जिनको रीसेल करने के पर्पज से हमने परचेज नहीं किया, वो सारी की सारी क्या है, नॉन करंट एसेट। अब नॉन करंट एसेट या फिक्स एसेट को भी फर्दर मैं टू कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकता हूं। एक मेरे पास है टेंजिबल और एक मेरे पास है बेटा इनटेंजिबल। आप बोलेंगे सर अब ये क्या भला है? भाई जब आप टेंजिबल और इनटेंजिबल की बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि जब आप बिजनेस में एसेट्स को यूज करते हो तो कुछ एसेट्स होती हैं टेंजिबल और कुछ एसेट्स बिजनेस में होती हैं बेटा इनटेंजिबल। कुछ होंगी टेंजिबल और कुछ होंगी इनटेंजिबल। आप बोलेंगे सर टेंजिबल और इनटेंजिबल का डिफरेंस क्या है? तो भाई जो दिखाई दें, जिनको फील कर सकते हैं, जिनको टच कर सकते हैं, वो होंगी टेंजिबल। जो दिखाई ना दें, जिनको फील नहीं कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, वो होंगी इनटेंजिबल। जो दिखाई दें, जो फील हो सकती हैं, वो टेंजिबल। जो दिखाई दे, जो फील नहीं हो सकती हैं, वो इनटेंजिबल। मेरे को बताएं आप सब लोग, इतना आपको क्लियर है? सही है। जो फील कर सकते हैं, जो दिखाई दे, वो टेंजिबल। जो फील नहीं कर सकते हैं, जो दिखाई ना दे, वो इनटेंजिबल। ये हमारे पास मेन कंसर्न रहेगा। अब बोलेंगे सर टेंजिबल, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, सब टेंजिबल है। और अगर आप बोले इनटेंजिबल, तो इनटेंजिबल में भाई आपके पास क्या आएगा? इनटेंजिबल में आपके पास आते हैं कॉपीराइट, पेटेंट राइट, गुडविल, ट्रेडमार्क, ये सब चीजें। आप बोलेंगे सर क्या बम फोड़ दिया आपने, ये क्या वर्ड यूज किए हैं? भाई अगर आप किसी तरह का कोई भी राइट, एक्सक्लूसिव राइट परचेज करते हो, जिसे कॉपीराइट या पेटेंट राइट बोला जाएगा, तो गवर्नमेंट उसकी फीस आपसे चार्ज करती है। तो वो एक तरह से आपके लिए पेड बेसिस हो गया। तो जिसके लिए आपने पैसे दे दिए, जो पेड हो गया, वो आपके लिए क्या बन गया? एसेट। इसी तरह से इंटेंजिबल में गुडविल के अलावा कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है। अब कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवा लो, गवर्नमेंट उसकी भी फीस लेगी। तो इन सबको हम लोग नाम देंगे इंटेंजिबल। जैसे जैसे आप सिलेबस के डीप में जाएंगे, इनका यूज होना स्टार्ट होगा, आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। अभी आप ये बात मानकर चलो कि फिक्स्ड एसेट या नॉन करंट एसेट की दो कैटेगरी हैं, एक है टेंजिबल, एक है इंटेंजिबल। जो दिखाई दें, जो फील हो सकती हैं, जो एसेट्स, वो टेंजिबल। जो दिखाई ना दें, जो फील नहीं हो सकती हैं, वो इंटेंजिबल। बताओ ये वाली बात क्लियर है? चलो इसके बाद अगर मैं बात करूं तो एसेट्स को क्लासिफाई किस तरह से भी किया जा सकता है। एक मैंने बता दी थी नॉन करंट एसेट, स्क्रीन पर दूसरे नंबर पर है करंट एसेट्स। आप बोलेंगे सर करंट एसेट्स क्या है? प्रैक्टिकली बताऊं तो करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं जिनको हम लोग रीसेल करने के पर्पज से परचेज करते हैं। जिन एसेट्स को मैं रीसेल करने के पर्पज से परचेज करूंगा, उसे हम लोग नाम देंगे बेटे करंट एसेट्स। जिसे हम लोग रीसेल करने के पर्पज से परचेज करेंगे, उसे हम लोग नाम देंगे बेटे करंट एसेट्स का। अगर आप नाम दें तो करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स which are mean for resale and which are management would be want to convert within the cash within 1 year। मतलब ये कि वो सारी एसेट जिनको हमने रीसेल करने के पर्पज से परचेज किया और रीसेल हम लोग उसको विद इन 1 ईयर कर देंगे, उसे हम लोग नाम देंगे करंट एसेट्स का। अगर मैं इसका एग्जाम्पल आपको दूं तो भाई एक वर्ड है डेटर्स। डेटर्स वो लोग हैं जिनको हमने उधार में स्टॉक सेल किया था। अब वो हमारी करंट एसेट्स हैं। क्यों? क्योंकि हमने जब उधार में सेल किया तो उन्होंने हमें टाइम दिया कि सर हम आपकी पेमेंट 1 या 2 महीने में कर देंगे। तो भाई अगर मैंने किसी को उधार दिया और वो जब तक मेरा पैसा नहीं देता तब तक वो मेरे लिए क्या बन जाएगा? डेटर। एक वर्ड मैं यूज कर रहा हूं डेटर, और डेटर मेरे लिए क्या हो गया? करंट एसेट। जिनसे पैसे हमने लेने हैं वो सब हमारे लिए अकाउंट्स की लैंग्वेज में क्या होते हैं? डेटर्स। इसी तरह से अगर आपके बिजनेस में स्टॉक पड़ा है तो भाई स्टॉक आप क्यों लेकर आए हो? रीसेल करने के लिए, ताकि आप प्रॉफिट कमा पाओ। स्टॉक आप उधार में दोगे तो डेटर्स को दोगे, और कैश में दोगे तो किसी को भी दोगे, जो सेल करोगे उसके बदले में कैश आ जाएगा। तो भाई करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं जिनको विद इन कैश, विद इन कैश कन्वर्ट किया जाएगा विद इन 12 मंथ्स, तो उसे हम लोग नाम देंगे करंट एसेट्स का। तो यहां मैंने करंट एसेट्स के बारे में बताया कि जिसे हम लोग विद इन 12 मंथ जर्नली कैश में कन्वर्ट कर दें, और जिसको हमने परचेज किया था रीसेल पर्पज से, उसे हम लोग नाम देने वाले हैं बेटे करंट एसेट्स का। नंबर थर्ड, करंट एसेट्स के बाद नंबर थर्ड हमारे पास है लिक्विड एसेट्स। करंट एसेट्स के बाद हमारे पास है लिक्विड एसेट्स। आप बोलेंगे सर लिक्विड एसेट्स क्या है? तो भाई लिक्विड एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर अवेलेबल फॉर द बिजनेस एंटिटी आइदर इन द फॉर्म ऑफ कैश
और लाइकली टू बी कन्वर्टेड विद इन द कैश विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड। बेटा देखो, मैंने अभी बताया नॉन करंट एसेट, जिनको हम लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हैं, रीसेल करने के पर्पज से खरीदते ही नहीं। करंट एसेट जिनको हम खरीदते हैं रीसेल करने के पर्पज से। लिक्विड एसेट करंट एसेट में से निकलता है, लिक्विड एसेट करंट एसेट में से निकलता है। अगर प्रैक्टिकली मैं बिल्कुल बता दूं तो बिजनेस की लैंग्वेज में लिक्विड जो है बेटा वो कैश को बोला जाता है। तो लिक्विड एसेट्स वो होती हैं बेटा जिनको वेरी वेरी शॉर्ट पीरियड में कैश में कन्वर्ट किया जाए, उसे हम लोग नाम देंगे लिक्विड एसेट्स। वेरी वेरी शॉर्ट पीरियड मतलब 1 या 2 महीने में ही जिसको प्योरली कैश में कन्वर्ट कर दिया जाए, उसे हम लोग नाम देंगे लिक्विड एसेट्स। अगर मैं आपको सिंपल बात बताऊं, अभी मैंने लिक्विड एसेट से पहले क्या बताया, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में मैंने क्या बताया कि जिसको विद इन 12 मंथ्स हम कैश में कन्वर्ट कर दें, उसे हम लोग नाम देते हैं करंट एसेट्स। लेकिन करंट एसेट में से 1 या 2 ऐसी फिगर्स हैं, उनमें से मान लो एक वर्ड है स्टॉक। स्टॉक क्या होता है, जिसको हमने रीसेल करने के पर्पज से परचेज किया और आने वाले टाइम में हम उसको बेच भी देंगे, लेकिन उसको वेरी शॉर्ट पीरियड में सेल करना इतना इजी नहीं होता है। अगर मैं आपको एक बात बिल्कुल सिंपल वे में कहूं, करंट एसेट्स वो हैं जिसमें जिसको आप विद इन 12 मंथ्स कैश में कन्वर्ट करें। करंट एसेट में से स्टॉक एक साइड निकाल दो। अब देखो करंट एसेट्स में क्या बच गया, करंट एसेट में बच गया कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, डेटर्स, जिनको 1 या 2 महीने में इजीली कैश में कन्वर्ट हम कर सकते हैं। तो भाई अगर आप देखोगे स्क्रीन पर, तो लिक्विड एसेट्स वो एसेट्स हैं जिनको वेरी शॉर्ट पीरियड में हम कैश में कन्वर्ट कर दें। लिक्विड एसेट निकालने का मैंने एक फॉर्मूला स्क्रीन पर लिखा हुआ है, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब हमने अगर किसी का एडवांस में पेमेंट दे रखा है अगले साल का, तो उसको रिकवर कर पाना मुश्किल होता है, इसीलिए हमने नाम दिया कि करंट एसेट में से अगर मैं स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस कर दूं, तो मेरे पास जो बचेगा उसे हम लोग नाम देने वाले हैं लिक्विड एसेट्स। एक बात बता दूं, जब मैं ये टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूं, इसमें कुछ और वर्ड्स आ रहे हैं जिनके मीनिंग आपको भी नहीं पता, लाइक प्रीपेड एक्सपेंस का मीनिंग नहीं पता आपको, स्टॉक का मीनिंग अभी डिटेल से नहीं पता। तो मैं बता दूं, जैसे जैसे अब ये चैप्टर बनेगा, इन सारे वर्ड्स के मीनिंग आगे आने वाले टॉपिक में है मेरे पास, लेकिन एकदम से ही सारी चीजें मैं क्लियर नहीं कर सकता हूं। तो मैंने आपको पहले बताया कैपिटल का मीनिंग, मैंने बताया आपको लाइबिलिटीज का मीनिंग, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं एसेट्स का मीनिंग। एसेट्स में मैंने आपको बता दी नॉन करंट एसेट, मैंने आपको बता दी करंट एसेट, मैंने आपको बता दी लिक्विड एसेट। एक एसेट और है बट उसका मीनिंग अभी मैं आपको क्लियर नहीं करूंगा, जिसका नाम है फिक्टिशियस एसेट, या इसे आप नाम बोलते हैं नॉमिनल एसेट्स। इसका नाम अभी मैं आपको ज्यादा डिफाइन नहीं करूंगा। उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है भाई कि पहले आपको अदर वर्ड सीखने पड़ेंगे। अगर मैं यहाँ इसका मीनिंग इतना बता दूं कि हमारे बिजनेस में कुछ ऐसी एसेट्स भी होती हैं जो एक्चुअल में तो एसेट साइड में दिखाई गई हैं, बट उनकी एक्चुअल वैल्यू जीरो होती है, उनकी कोई रीसेल वैल्यू नहीं होगी, उसे हम लोग नाम देंगे फिक्टिशियस एसेट। लेकिन बेटे मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं आने वाले लेक्चर्स में इसका यूज हम बढ़िया लेवल पर करेंगे। अभी तो बस आप नाम के साथ इसको आगे लेकर चले। सही बात है जी। चलो, इसके बाद मैंने एसेट्स को नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, लिक्विड एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स इसमें आपको डिवाइड करके बता दिया। ठीक बात है जी। अभी तक आज की क्लास में मैंने लायबिलिटीज बता दिया पूरा टाइप्स के साथ, एसेट्स बता दिया टाइप्स के साथ। अब आ जाओ आप रिसिप्ट पर। अब जब आपके पास बिजनेस में पैसे आएंगे, आप जब बिजनेस करोगे तो पैसे तो आएंगे। अब आप ये बताओ पैसे कहां से आएंगे, कैसे आएंगे पैसे? भाई पैसे दो तरह से आ सकते हैं, या तो आप बिजनेस में कैपिटल लगा दो, लोन ले लो, वो पैसे आ गए, या फिर आप सेल करके जो आप काम करेंगे उस काम से पैसा है। सही है। अब मैंने क्या किया, रिसिप्ट को यहां दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। आप पहले समझकर चलें, रिसिप्ट को यहां दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। मीनिंग ऑफ रिसिप्ट, रिसिप्ट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। आप ये देखिएगा, द अमाउंट रिसीव और रिसीवेबल फ्रॉम सेलिंग ऑफ गुड्स। अगर आप गुड्स को सेल करके, गुड्स और सर्विसेज को सेल करके जो पैसा कमाएंगे, जो पैसा आपकी जेब में आएगा, उसे हम लोग नाम देंगे रिसिप्ट। भाई मैं फिर बता दूं, अगर आपके पास द अमाउंट रिसीव और रिसीवेबल फ्रॉम सेलिंग ऑफ एसेट्स, सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज, एसेट्स को बेचकर, गुड्स को बेचकर, सर्विसेज को बेचकर जो पैसा आपकी जेब में आए, आपकी जेब में कहीं से कोई पैसा आए, कैसे भी आए,
वो रिसिप्ट है। आप बोलेंगे रिसिप्ट क्या है? मेरे जेब में पैसा आया वो रिसिप्ट है, कहीं से आ जाए, चाहे वो लोन लेकर आ जाए, चाहे वो कैपिटल लगाकर आ जाए, चाहे वो सेल करके आ जाए, चाहे वो इनकम से आ जाए, चाहे वो किसी से आ जाए, मेरी जेब में पैसा आया मतलब वो रिसिप्ट है। अगर वो बिजनेस का है और वो मेरी जेब में आ रहा है, दैट मीन्स वो रिसिप्ट है। पहले तो ये समझो, उसको हम लोग क्या नाम दे देंगे? रिसिप्ट। रिसिप्ट को मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड करके है, स्क्रीन पर आप देखिए, रिसिप्ट को मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। पहला रिसिप्ट है रेवेन्यू रिसिप्ट, दूसरा रिसिप्ट है कैपिटल रिसिप्ट। अब बोलेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट, आप इसके साथ लिख लो इनकम नेचर। रेवेन्यू रिसिप्ट रेफर टू द अमाउंट रिसीव और रिसीवेबल। रिसीव्ड और रिसीवेबल का मतलब होता है, रिसीव्ड का मतलब जो रिसीव हो चुका है, और रिसीवेबल का मतलब जो रिसीव होना है। रेवेन्यू रिसिप्ट रेफर द अमाउंट रिसीव और रिसीवेबल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। रेवेन्यू रिसिप्ट जो होता है वो बिजनेस करके आता है। सुनो मेरी बात, रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब जिस तरह के बिजनेस एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हैं, उस बिजनेस एक्टिविटी को करके जो इनकम आएगी उसे मैं रेवेन्यू रिसिप्ट का नाम दूंगा। अब रेवेन्यू रिसिप्ट में फॉर एग्जांपल अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अगर आप गुड्स या सर्विसेज को सेल करते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट इज द रेकरिंग इन द नेचर। रेवेन्यू रिसिप्ट रेकरिंग नेचर का मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट बार बार होगा, मतलब आप हर रोज गुड्स सेल करेंगे, हर रोज सर्विस देंगे, पैसा आएगा। तो रेवेन्यू रिसिप्ट जो होता है वो इनकम नेचर का होता है, वो अगेन एंड अगेन बार बार आपको मिलेगा ही मिलेगा, हर रोज मिलेगा, बार बार मिलेगा, उसे रेकरिंग नेचर बोला जाता है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट बिजनेस एक्टिविटी करके आएगा, डेली रूटीन की एक्टिविटी जब आप बिजनेस में करते हैं, और उन एक्टिविटीज को करने से जो पैसा आपकी जेब में आएगा उसे हम लोग नाम देंगे रेवेन्यू रिसिप्ट। लेकिन अगर मैं बात करूं कैपिटल रिसिप्ट की, तो कैपिटल रिसिप्ट रेफर द अमाउंट रिसीव और रिसीवेबल अगेंस्ट द ट्रांजेक्शन विच इज नॉट इन द रेवेन्यू नेचर। मतलब कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट है जिनका नेचर रेवेन्यू नेचर का नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स। अब एक बात बताओ, आपके पास कोई प्लांट एंड मशीनरी पड़ी है पुरानी, आपने उसको बेच दिया, तो क्या वो आपकी इनकम हो गई? नहीं ना, इनकम थोड़ी ना। आपने एसेट बेचा है, वो आपकी इनकम कैसे हुई? मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आपसे फीस ले रहा हूं, तो वो एक इनकम नेचर का पॉइंट है। लेकिन अगर मेरे पास कोई मान लो कार है, मैं उसको सेल कर देता हूं, कार सेल करके जो पैसा आएगा वो इनकम नेचर का नहीं होता है। एसेट बेचकर जो पैसा आएगा या लोन लेकर जो पैसा आएगा, लोन लोगे तो चुकाना भी तो पड़ेगा। तो जो इनकम नेचर का नहीं है, आपके बिजनेस में जो पैसा आ रहा है बट वो इनकम नेचर नहीं है, तो उसे हम लोग नाम देंगे कैपिटल नेचर। तो रिसिप्ट को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक कैपिटल रिसिप्ट और एक रेवेन्यू रिसिप्ट। जिससे इनकम जनरेट होगी वो रेवेन्यू रिसिप्ट है, और जो हमारे लिए इनकम जनरेट नहीं करेगा लेकिन एसेट्स को बेचकर लोन लेकर बिजनेस में जो कैश का इनफ्लो होगा उसे हम लोग नाम देंगे कैपिटल रिसिप्ट। सही बात है। चलो, उसके बाद मेरे पास है जी एक्सपेंडिचर। अब पैसा आएगा तो जाएगा भी। अब आया कहां से? लोन लेकर, कैपिटल लगाकर, सेल करके, इनकम से जो पैसा आया वो रिसिप्ट। अब पैसा आता रहेगा तो जाएगा ना, आपको रेंट देना पड़ेगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ेगा, स्टाफ की सैलरी देनी पड़ेगी, कुछ एसेट्स भी खरीदनी पड़ेंगी। एक तरफ से पैसा आ रहा है वो रिसिप्ट है, एक तरफ पैसा जा रहा है तो वो पेमेंट है। अब जो जाएगा वो पेमेंट है, जाएगा कहां? तो अब देखिए जाएगा कैसे भाई? जाएगा तो अगर आप बात करेंगे तो पेमेंट जाएगा कहां? तो जाएगा तो भाई आपके पास, या तो आप रेंट पेड करो, मैंने बोला ना बिजनेस को डे टू डे चलाने के लिए खर्चा करना पड़ेगा, और कुछ ऐसे खर्चे होंगे जो एसेट खरीदने के लिए किए जाएंगे। अब मैं अगर बात करूं मनी स्पेंड और लाइबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग द गुड्स और सर्विसेज और एसेट्स इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। किसी भी लाइबिलिटी जो है उसको पेमेंट करने के लिए, कोई गुड्स खरीदने के लिए, कोई सर्विस खरीदने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, तो वो आपका एक्सपेंडिचर होगा। जनरली एक्सपेंडिचर इज द पेमेंट ऑफ रेंट। अब देखो, एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा, एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा कहां करोगे? रेंट देने पर, सैलरी देने पर, परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। इस पर हम लोग जो करेंगे वो क्या होगा हमारे लिए? एक्सपेंडिचर। आप कोई भी रेंट पेड कर दें, सैलरी पेड कर दें, गुड्स परचेज कर लें, तो वो सब आपके लिए खर्चे जो हैं वो क्या होंगे? आपके लिए
एक्सपेंडिचर होंगे। एक्सपेंडिचर को भी मैंने 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया। रिसिप्ट 2 कैटेगरी में थी, एक्सपेंडिचर 3 कैटेगरी में है। पहला एक्सपेंडिचर है कैपिटल नेचर, दूसरा है रेवेन्यू नेचर, तीसरा है डेफर्ड रेवेन्यू। बुक में आपको तीनों का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर होता है जिससे एसेट जनरेट हो, वो कैपिटल नेचर होगा। जिससे इनकम कमाने के लिए जो खर्चा, डे टू डे बिजनेस को चलाने के लिए जो खर्च करोगे, जैसे रेंट पेड करना, स्टाफ की सैलरी पेड करना, बिल्डिंग का रेंट पे करना, एडवर्टीजमेंट पे करना, ये सब आपके लिए क्या होंगे, रेवेन्यू नेचर के खर्चे। और एक होगा डेफर्ड रेवेन्यू, भाई ऐसा कोई भी खर्च जो किया तो आज गया लेकिन उसका फायदा आने वाले कुछ टाइम तक होता है, तो उसे हम लोग नाम देते हैं डेफर्ड रेवेन्यू। आगे जाके इनके ऊपर पूरा चैप्टर भी बनेगा। मैं आपको एक बात बता दूं, अभी तो ये बेसिक वर्ड है, लेकिन मैं बता दूं जो कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल पेमेंट है, इनको लेकर के आगे जाके आपके सिलेबस में पूरा का पूरा चैप्टर भी है जो मैं आपके साथ डिटेल से डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या होंगे कैपिटल रिसिप्ट और क्या होंगे पेमेंट, में सब आपके साथ डिस्कस करूंगा। सही बात है, मैंने अभी तक आपको रिसिप्ट बता दिया और एक्सपेंडिचर बता दिया। इसके बाद मेरे पास एक वर्ड आता है रेवेन्यू। अब मैं आपको बैक टू बैक 3 चीजें बताऊंगा, आप समझिएगा। एक होगा रेवेन्यू, एक होगा एक्सपेंस और एक होगा इनकम। रिसिप्ट कितने तरह की बताई, 2 तरह की, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट को उठा लो, उसी को रेवेन्यू बोलते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट उठा लो, उसे रेवेन्यू बोलते हैं। तो रेवेन्यू का मतलब क्या हुआ, बिजनेस को डे टू डे चलाने से जो गुड्स और सर्विसेज आप पब्लिक को बेच रहे हो और जो पैसा आपको मिलेगा वो रेवेन्यू है। आप देखो, रेवेन्यू इज अकाउंटिंग मीन एन इनकम ऑफ रेगुलर नेचर फ्रॉम एनी सोर्स। रेवेन्यू नेचर की जो रिसिप्ट थी वो रेकरिंग नेचर की थी, अगेन एंड अगेन, बार बार होगी। जब जब आप सर्विस दोगे उसके बदले में पैसा मिलेगा, जब जब आप गुड्स बेचोगे उसके बदले में पैसा मिलेगा। अब देखो, इट कंसिस्ट द अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइडिंग टू द कस्टमर। जिस तरह का बिजनेस आप करते हो, कस्टमर को गुड्स या सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो और उसके बदले में जो अमाउंट आपको मिलेगा उसे हम लोग क्या नाम देंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट में रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, ये सब भी इंक्लूड है। एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं रेवेन्यू रिसिप्ट के, तो अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, गुड्स को बेचकर जो पैसा आ रहा है। अमाउंट रिसीव फ्रॉम प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द कस्टमर, कस्टमर को सर्विस देकर के जो पैसा आ रहा है। और रिसीव ऑफ कमीशन, कमीशन या इंटरेस्ट के नाम पर कोई अमाउंट रिसीव होगा तो वो भी आपके लिए क्या होगा, रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट होगा। तो एक तो मैंने बता दिया आपको रिसिप्ट। ये देखो जरा, एक वर्ड मैं बता रहा हूं एक्सपेंसेस। अब आप जरा याद करो, एक्सपेंडिचर अभी मैंने बताया। एक्सपेंडिचर 3 तरह के थे, कैपिटल नेचर, रेवेन्यू नेचर, डेफर्ड रेवेन्यू। रेवेन्यू नेचर के खर्चे उठा लो, जो बिजनेस को डे टू डे चलाने के लिए किए गए जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं इज इक्वल टू एक्सपेंस। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, एक्सपेंस होते हैं बेटा। जो बिजनेस को डे टू डे चलाने के लिए किए गए, रेंट पे किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, सैलरी पे किया, जो बिजनेस को डे टू डे मूव करने के लिए किए जाएंगे वो होंगे एक्सपेंस। तो मैंने एक आपको बताया अभी रेवेन्यू, जो कि इनकम, रेवेन्यू मतलब जो पैसा सेल करके आएगा। एक्सपेंस जो उस पैसे को जनरेट करने के लिए जो आपको खर्च करना पड़ा वो एक्सपेंस हो गया। एक तरफ से आ रहा है रेवेन्यू, एक तरफ से आ रहा है एक्सपेंस। बिजनेस में डे टू डे ऐसा होगा, एक तरफ सेल होगा, एक तरफ परचेज होगा, एक तरफ इनकम होगी, एक तरफ खर्चे होंगे। तो रेवेन्यू एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंस का ये मॉडल चलेगा। एक तरफ से रेवेन्यू आएगा, एक तरफ आपको एक्सपेंस करने पड़ेंगे। तो रेवेन्यू और एक्सपेंस, इन दोनों को कंपेयर करूंगा मैं ईयर एंड पर। एक साल में कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, एक साल में कितने खर्चे करने पड़े। अब मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा। अब इन दोनों को जब मैं कंपेयर करूंगा, रेवेन्यू और एक्सपेंस को, अगर रेवेन्यू ज्यादा हुआ, एक्सपेंस कम हुए, तो नेट इनकम आ जाएगी। और अगर उल्टा कर दो, रेवेन्यू कम है, एक्सपेंस ज्यादा है, तो नेट लॉस हो जाएगा। ये देखो अगला पॉइंट, इनकम। तो इनकम में मैंने लिखा, इनकम इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। एक अकाउंटिंग पीरियड में जो पैसा कमाओगे, इनकम इज द डिफरेंट फ्रॉम रेवेन्यू। अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड रेवेन्यू एंड सिमिलरली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आर एक्सपेंस। जो पैसा गुड्स को, सर्विस को बेचकर कमाओगे वो रेवेन्यू है, उसको बेचने के लिए जो खर्च करना पड़ा था वो एक्सपेंस है। रेवेन्यू में से एक्सपेंस को आप सरप्लस निकालोगे कंपेयर करके, तो वो अमाउंट आपके लिए क्या होगा, इनकम। मतलब रेवेन्यू ज्यादा है, एक्सपेंस कम है, तो जो डिफरेंस है वो क्या होगा, इनकम। इनकम निकालने की मैंने एक इक्वेशन बता दी कि
इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। अगर आप बोलेंगे एग्जाम्पल, तो गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 2 लाख आर सोल्ड फॉर रुपी 2,60,000। 2 लाख रुपए वाला स्टॉक अपन ने 2,60,000 रुपए में सेल कर दिया। 2 लाख वाला स्टॉक 2,60,000 में सेल कर दिया। सेल प्राइस ऑफ द गुड्स ऑफ द रेवेन्यू वाइल कॉस्ट ऑफ एक्सपेंस। सेल प्राइस तो क्या है, रेवेन्यू, और जो कॉस्ट थी वो है एक्सपेंस। तो आपका जो नेट इनकम है वो कितना आया, 2 लाख वाला अगर 260 में सेल करोगे तो भाई इनकम के नाम पर आपके पास कितना अमाउंट आया, 60,000। ये बताओ, ये वाली बात क्लियर है क्या? तो भाई आज की क्लास में मैंने आपको लायबिलिटीज पूरा बताया, मैंने एसेट्स पूरा बताया। आज की क्लास में मैंने आपको रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट बताई, रिसिप्ट के टाइप, एक्सपेंडिचर के टाइप, रेवेन्यू बताया, एक्सपेंस बताया, इनकम बताया। एक एक करके सारे वर्ड्स में एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगली क्लास में फिर मैं आपके साथ मिलूंगा इससे आने वाले अगले टॉपिक्स की तरफ। तो अभी हम लोग कुछ क्लासेस लगाएंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पर, जहां मैं आपको एक एक वर्ड बेटा बढ़िया लेवल पर बताने वाला हूं, एक एक पॉइंट आपके साथ बढ़िया लेवल पर डिस्कस करने वाला हूं। मटेरियल मैंने आपको इशू कर रखा है, वहां से आप इसको पढ़ते चलिए। जो मटेरियल में है वही मैं स्क्रीन पर आपको दिखाता हूं, तो आप बढ़िया लेवल पर करते रहें। ये हमारे सिलेबस की शुरुआत है। आप ये मत समझिएगा कि सर थ्योरी पढ़ा रहे हैं, लेकिन बेटा जब तक मैं इन वर्ड्स के मीनिंग आपको क्लियर नहीं करूंगा, आपको ये टॉपिक बोर, आपको आने वाली क्लासेस में दिक्कत ना हो, इसीलिए इन टॉपिक्स के ऊपर डिटेल करवाई जा रही है। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।